हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही थी क्यूरियोसिटी की, उसका आज डे 5 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 और 8 कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 5 और 6 पढ़ लिया था और ये जो वीडियो है ये वन शॉट है और ये हमारी इम्पोर्टेंट क्लासेस शुरू हो गई हैं। सो हम इन क्लासेस में बिल्कुल बेसिक से तैयारी करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपने जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर सकते हैं। सो आइए हम शुरू करते हैं। सो टेम्परेचर एंड इट्स मेज़रमेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है टेम्परेचर एंड इट्स मेज़रमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर, द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या होता है? किसी बॉडी की गर्माहट या ठंडक का नापना, यानी कि क्या होता है, किसी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस या ठंडक या फिर गर्माहट का मापन करना, ये होता है टेम्परेचर। इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। सेकंड पॉइंट है डिवाइस टू मेज़र टेम्परेचर। सो थर्मामीटर। सो मतलब टेम्परेचर मापने का यंत्र यानी कि डिवाइस, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर बोलते हैं। नाउ यूसेज, क्लिनिक टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड लैबोरेटरी टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। सो अगर हम इसका यूज़ देखें कि थर्मामीटर का यूज़ कहाँ होता है, तो ये दो जगह यूज़ किए जाते हैं, पहला क्लिनिक में और दूसरा लेबोरेटरी में। तो ये क्लिनिक में हम यूज़ किस लिए करते हैं? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, है ना। और लैबोरेटरी में किस लिए करते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम लैबोरेटरी में थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। सो आइए आगे के पॉइंट्स को भी हम पढ़ेंगे। सो नाउ स्टूडेंट, क्लिनिकल थर्मामीटर, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो इट मेजर्स बॉडी टेम्परेचर व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन बॉडी। सो ये क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर ये बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है जब इससे किसी पर्सन के बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है ना। और ये क्या है? इट हेल्प्स टू चेक अ पर्सनस बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है ये? इट हेल्प्स टू चेक अ पर्सनस बॉडी टेम्परेचर। ये हेल्प करता है बॉडी की टेम्परेचर को चेक करने के लिए किसी पर्सन का। नाउ सेकंड पॉइंट है स्केल यूज्ड। ये क्या है? उपयोग किए जाने वाला मापक्रम। सो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्लिनिकल थर्मामीटर्स यूजुअली यूज़ द सेल्सियस स्केल्स। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, तो मैं आइए इसको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर यूजुअली सेल्सियस स्केल्स यूज़ करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट एग्जांपल्स देखते हैं, उदाहरण। अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर में शो अ टेम्परेचर लाइक 37.0 सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। सो ये क्या है? ए डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर 37.0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है ना। सो आई होप ये आपको क्लियर है। आप थर्मामीटर को देख सकते हैं, ये ऐसा होता है थर्मामीटर। सो नाउ स्टूडेंट, अब हमें ये फिगर दिए गए हैं जो हमारी बुक में मेंशन है। आइए हम इसको थोड़ा रीड करते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। Earlier mercury thermometers were used for measuring the body temperature, but mercury is an extremely toxic substance and is difficult to dispose of it if the thermometer breaks accidentally. So ये क्या होता है? इसकी एक्सप्लेनेशन को समझे तो ये पहले बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए मरकरी थर्मामीटर का यूज़ होते थे, लेकिन मरकरी बहुत टॉक्सिक होता है और अगर थर्मामीटर टूट जाए तो उसे डिस्पोज करना काफ़ी मुश्किल होता था ना, इसलिए। अभी हम पढ़ते हैं सेकेंड। डिजिटल थर्मामीटर पोज नो सच रिस्क एंड ऑल्सो द नंबर्स in its display are earlier to read. Therefore, mercury thermometers are being replaced by digital thermometer. Temperature is in a digital thermometer is determined with the help of heat sensors. So ये क्या है? जो डिजिटल थर्मामीटर्स में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, उनमें
दिखाई देता है वो क्लियरली रीड किया जा सकता है। डिजिटल थर्मामीटर में टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हीट सेंसर्स का यूज़ होता है, इसलिए अब मरकरी थर्मामीटर को डिजिटल थर्मामीटर से रिप्लेस किया जा रहा है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। आइए स्टूडेंट्स हम प्रिकॉशंस को भी डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे हमें दिया गया है, ये हमारे बुक में है। सो हम पढ़ते हैं। So first point, to be used after reading the instruction manual of the thermometer. Second point, tip of the thermometer to be washed with soap and water before and after use. Third point, while washing care to be taken to keep the digital portion such as the display out of water. And last point, do not hold the thermometer by the tip. So ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली 4 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े। डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। सो पहले हमने पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के यूज़ करें, मतलब जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं उसको हमें मैनुअली रीड करना है, देन उसको मैनुअली रीड करना है, देन उसके बाद हमें उसको यूज़ करना है। थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले उसका मैनुअल अच्छे से पढ़ लें। और सेकंड हमने पढ़ा टिप को ढंग से धोएं, मतलब वॉश करें। थर्मामीटर के टिप को सोप और पानी से धोएं, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद। ओके, हम पढ़ते हैं डिजिटल पोर्शन को पानी से बचाएं, यानी कि जब थर्मामीटर धोएं तो ध्यान रखें कि उसका डिजिटल डिस्प्ले पानी में न जाए। नाउ फोर्थ में हम समझते हैं टिप से ना पकड़ें, यानी कि हमें थर्मामीटर को उसके टिप से नहीं पकड़ना है। थर्मामीटर को कभी भी टिप से ना पकड़ें, हमेशा बॉडी पोर्शन से ही पकड़ें। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। आइए हम आगे के पॉइंट्स को रीड करें। सो नाउ स्टूडेंट, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। सो ये क्या है, आइए हम सभी पॉइंट्स को रीड करेंगे, देन इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सेकंड क्या है, बॉडी टेम्परेचर रेंज। सो द टेम्परेचर यूजुअली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबोव 42 डिग्री सेल्सियस। एंड नाउ टेम्परेचर मेजरमेंट इन small children or old people. So for small children or older adult, the temperature measured under the armpit using a digital thermometer is usually 0.5 degree Celsius to 1 degree Celsius lower than the actual body temperature. So ये क्या है, इसको समझते हैं। सो बेसिकली जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, इसको समझते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यूजुअली 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और एक हेल्दी बॉडी यानी कि स्वस्थ इंसान का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और बॉडी टेम्परेचर रेंजेस की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर रेंज क्या होती है, बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या फिर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नॉर्मली नहीं जाता है ना। बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। सो अभी हम पढ़ते हैं टेम्परेचर मेज़रमेंट इन स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल। बच्चों या ओल्ड पीपल में टेम्परेचर मेज़र करना। सो इसमें क्या होता है, छोटे बच्चे या फिर बूढ़े लोगों का टेम्परेचर अगर आर्मपिट बवा के नीचे में मेज़र करो तो वो डिग्री सेल्सियस से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है एक्चुअल टेम्परेचर से, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। सो अब हम रीड करते हैं आगे के पॉइंट्स को। सो नाउ स्टूडेंट, टेम्परेचर स्केल। अब हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, तापमान मापने के पैमाने। आइए इसको रीड करते हैं। सो फर्स्ट इज़ फ़ारेनहाइट डिनोटेड बाय F एंड केल्विन डिनोटेड बाय K। सो पहले हम फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे। फ़ारेनहाइट तो आप प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट इसमें क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 98.6 फ़ारेनहाइट। सो सेकेंड पॉइंट है केल्विन।
सो इसमें क्या है, केल्विन डिनोटेड बाय के. टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन, के इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15. सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होगा, के इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.15. ये चीज़ हमने अभी डिस्कस करी है. आई होप ये आपको क्लियर है. ये बहुत इजी है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट, हम आगे के पॉइंट्स को रीड करेंगे. सो आइए एक बार फिर से मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो फ़ारेनहाइट क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना. 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. और दूसरा है केल्विन. अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, के इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.15, है ना. आई होप ये आपको क्लियर है. सो नाउ स्टूडेंट, लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसको रीड करते हैं. सो लेबोरेटरी थर्मामीटर में सबसे पहले हमें रेंज दी गई है, यानी कि सीमा, जो कि है 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. सो इसका सीमा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है. स्ट्रक्चर, इट इज़ अ लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब दैट इज़ सील्ड एट वन एंड. आइए हम इनके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं. मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो हम रेंज की बात करें, लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज कितना होता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना. और इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी बनावट कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, ये एक लंबी, नैरो और एक जैसी ग्लास ट्यूब होती है, जो एक एंड पे सील्ड होती है, उस तरीके की होती है. ठीक है, ये ट्यूब का एक एंड बंद होता है जिसमें लिक्विड लेवल दिखाई देता है. आई होप ये आपको क्लियर है. आप इसे देख सकते हैं. सो आइए स्टूडेंट, हम आगे ये जो हमें फिगर दिया गया है इसको रीड करेंगे और इस फिगर को समझेंगे. सो द लिक्विड यूज्ड इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली अल्कोहल कलर्ड रेड टू मेक इट ईजिली सीन और मरकरी. सो ये क्या है, इसको समझते हैं. सो लेबोरेटरी थर्मामीटर में लिक्विड, है ना. सो लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो लिक्विड यूज़ होता है वो अल्कोहल होता है, जो लाल रंग का होता है ताकि ईजिली दिखाई दे, या फिर मरकरी होता है. ये लिक्विड थर्मामीटर के ट्यूब में मूव करता है, जिससे टेम्परेचर मेज़र होता है. आई होप ये आपको क्लियर है. सो स्टूडेंट, हम आगे के पॉइंट्स को पढ़ते हैं. सो नाउ नोट on laboratory thermometer. So first point है temperature difference. The differences is between 10 degree Celsius and 20 degree Celsius. Number 2 point, gap. The gap is 10 degree Celsius. Number 3 point, small division. Each small division is divided into 10 parts representing 10 degree Celsius. And number 4th point, smallest value. Each small division represent 1 degree Celsius. So simple explanation, the temperatures is increasing from 10 degree Celsius to 20 degree Celsius. Each small line represent a 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंसेस. सो ये इसको समझते हैं ये क्या है. सो हम पहला पॉइंट समझते हैं टेम्परेचर डिफरेंसेस. 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच का फ़र्क है ये. और सेकेंड है गैप, 10 डिग्री सेल्सियस का गैप है. और थर्ड पॉइंट में हम समझते हैं स्मॉल डिवीज़न. हर छोटी डिवीज़न में 10 डिग्री सेल्सियस को 10 हिस्सों में बांटा गया है. और फोर्थ है स्मॉलेस्ट वैल्यू. हर छोटी डिवीज़न का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस होता है. सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें क्या हम समझते हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है. और सेकंड में हर छोटी लाइन से हम 1 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क देख सकते हैं. आई होप ये आपको क्लियर है. आइए हम इस फिगर को समझते हैं. सो इस फिगर को पहले हम रीड करेंगे, देन इसको समझेंगे. सो प्रिकॉशंस में पहला पॉइंट है precautions to be taken while using a laboratory thermometer. So first point, handle with care. If it hits against some hard object, it can break. Second point, do not hold it by the
बल्ब। सो इसके में क्या बताया गया कि जो लैबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये किसी हार्ड चीज़ से टकराता है तो ये टूट सकता है। इसे बल्ब के पास मत पकड़ो, क्योंकि अगर बल्ब डैमेज हो गया तो थर्मामीटर काम नहीं करेगा। आई होप ये आपको क्लियर है। आइए आगे के पॉइंट्स को रीड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, हमें करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर बताया गया है कि हमें कैसे, क्या तरीका होता है करेक्ट मेज़र करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हम किसी चीज़ को करेक्टली मेज़र कैसे कर सकते हैं। लिखा है क्लोजअप ऑफ ए पार्ट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो अगर हम इसको समझें तो ये क्या है, थर्मामीटर का एक क्लोजअप दिखाया गया है जिसमें टेम्परेचर स्केल दिख रहा है ना। सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है, ये एक स्पेसिफिक थर्मामीटर होता है जो लेबोरेटरी में एक्यूरेट टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप बीकर दिया गया है हमें। तो ये किस लिए होता है, ये कंटेनर है जिसमें हम लिक्विड या पानी रखते हैं। एंड नाउ वार्म वाटर क्या है, वार्म वाटर का मतलब है गर्म पानी है इसमें, है ना। आई होप ये फिगर आपको क्लियर है। सो आइए हम आगे जो हमें दिया गया है एयर टेम्परेचर, इसको पढ़ते हैं। सो एयर टेम्परेचर गिव अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर, है ना। आप इसको हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो ये टेम्परेचर रूम की हवा का टेम्परेचर बताता है ना। अगर हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझें तो ये टेम्परेचर हमारे रूम का अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर दिखाता है। इसको कभी जाता है ना। ये टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है ताकि हम समझ सके कि रूम का इन्वायरमेंट कैसा है ना। एयर टेम्परेचर का यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि हमारे जो रूम का टेम्परेचर हो, है ना, वो अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर दिखाता है ये, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसमें हम मेज़र और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है ताकि हम समझ सके कि रूम का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब वो कैसा है, इसलिए हम एयर टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, हम आगे के पॉइंट को रीड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, अब है नंबर 1 पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर। एवरी डे द मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, हाईएस्ट temperature and minimum air temperature, lowest temperature are recorded and provided। सेकेंड पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। सेकेंड पॉइंट है सीजनल चेंज, समर सीजन, एज वी अप्रोच समर द टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिस मीन्स द मैक्सिमम एयर टेम्परेचर राइजेस। सेकेंड पॉइंट है विंटर सीजन, एज वी अप्रोचेस विंटर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, द मिनिमम एयर टेम्परेचर बिकम लोअर, है ना। सो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो हमें पहला दिया गया है मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर। हर दिन का मैक्सिमम एयर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा गर्मी और मिनिमम एयर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम ठंडी दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है सीजनल चेंजेस। सो यहाँ पे 2 दिए गए हैं, समर और विंटर सीज़न। सो पहला हम पढ़ते हैं समर सीज़न। जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और विंटर सीज़न में क्या होता है, जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं यानी कि विंटर्स आता है, टेम्परेचर कम होता है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर नीचे चला जाता है। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, अब हमें ये दिया गया है, ये फिगर है ना। सो इस फिगर में हमें क्या बताया गया है, अन्ना मानी, है ना। आइए आप इसे रीड कर सकते हैं, पर मैं आपको इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। सो जो अन्ना मानी है ना, 1918 से 2001 एक इंडियन साइंटिस्ट थी, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है। इन्होंने बहुत सारे वेदर मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किए और बनाए, जिससे इंडिया को दूसरे देशों पर इन इंस्ट्रूमेंट के लिए कम डिपेंड होना पड़ा, करने के पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर की, जिससे इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनने में हेल्प मिली। उनका नाम इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आई होप ये सभी पॉइंट्स जितने हमने अभी डिस्कस किए आपको क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को कई बार देखिए तो आपको सभी पॉइंट्स ईजिली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सिंपल
पॉइंट्स और नोट्स प्रोवाइड कराते हैं आपको, है ना। सो नाउ स्टूडेंट, अब हमारा ये चैप्टर है 8, ए जर्नी थ्रू द स्टेट ऑफ वाटर। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पानी की अवस्थाओं का सफ़र पढ़ेंगे। सो आइए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है स्टेट्स, अवस्थाएं, आइस एंड वाटर। सो आइए इसको रीड करते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सो पहला है आइस एंड वाटर आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। These different forms are called states. थर्ड पॉइंट रीड करते हैं। द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस, द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन चेंज व्हेन टेम्परेचर एंड pressure are altered. Ice change to water when heated and water change to ice when cooled. So आप इसे हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, है ना। सो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइस और वाटर दोनों एक ही सब्सटेंसेस यानी कि H2O के दो फॉर्म्स हैं, है ना। इन फॉर्म्स को हम स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन फॉर्म को? स्टेट्स। सो आइस वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है और वाटर का लिक्विड फॉर्म होता है। जब टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होता है तो सब्सटेंसेस की स्टेट बदल सकती है। आइस को अगर हीट किया जाए तो वो वाटर बन जाती है और वाटर को अगर ठंडा किया जाए तो वो आइस बन जाती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। सो नाउ स्टूडेंट, वाटर डिसअपियरिंग एक्ट। तो इसको रीड करते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर डिसअपियरिंग फ्रॉम puddles? Example, if you place a steel plate with a tablespoon of water, the water seems to disappear. So where has the water gone? जल कहाँ गया? इसको समझते हैं। सो ये क्या है? सो बेसिकली हम पढ़ते हैं, क्या आपने कभी पडल्स यानी कि गड्ढों में पानी को गायब होते देखा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप समझे, अगर आप एक स्टील प्लेट में 1 चम्मच पानी रखें तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है ना, गायब हो जाता है। तो फिर वाटर कहाँ गया, है ना। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है कि वाटर कहाँ गया। आगे हम पढ़ते हैं वाटर वेपर। वाटर चेंज इनटू अ गैसियस स्टेट्स कॉल्ड वाटर वेपर, है ना। तो वो पानी कहाँ गया? सो वाटर वेपर, जब पानी गर्म होता है तो वो गैसियस फॉर्म में बदल जाता है, जिससे हम वाटर वेपर यानी कि पानी जल वाष्प कहते हैं, है ना। सो नाउ स्टूडेंट, रीजंस फॉर डिसअपियरेंस ऑफ वाटर। नंबर 1 पॉइंट, सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। सेकेंड पॉइंट, इवापोरेशन ऑफ वाटर। सो बेसिकली नंबर 1 पॉइंट में हम समझते हैं जो सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड यानी कि पानी ज़मीन में चला जाता है, ये सिप करना कहलाता है। और सेकंड पॉइंट क्या है? इवापोरेशन ऑफ वाटर, जब गर्मी से गैस में बदल जाता है और हवा में ऊपर चला जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी के नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी रीड वाटर वेपर. Water vapor is actually invisible. Number 2 point, but when teeny water droplets are present in steam, it makes the water vapor visible. For example, when you see steam rising from boiling water, it's the tiny droplets in the steams that make it visible. So basically ये क्या है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वाटर वेपर एक्चुअली इनविजिबल होता है, यानी हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन जब स्टीम में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं तो वो विजिबल हो जाती है। एग्जांपल, जब पानी उबल रहा होता है तब स्टीम उठती है, वो एक्चुअली वाटर वेपर होती है, लेकिन उसमें छोटी पानी की बूंदें होती हैं जो उसे दिखने लायक बना देती है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। सो नाउ स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है इवापोरेशन. इवापोरेशन इज द प्रोसेस वेयर वाटर चेंज इनटू its gaseous state, vapor state. Example, when a puddle of water dries up under the sun, it due to evaporation. So evaporation क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. वाष्पीकरण,
सो इवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें पानी लिक्विड स्टेट से गैस वाटर वेपर में बदलता है। जब पानी को गर्मी मिलती है तो वो वेपर बन जाता है। एग्जाम्पल, जब आपके घर के बाहर एक गड्ढा यानी कि पडल है वो धीरे धीरे सूख जाता है तो वो इवापोरेशन के वजह से होता है ना। सो नाउ थर्ड पॉइंट है कंडेंसेशन। सो इसको रीड करते हैं। कंडेंसेशन इज़ व्हेन वाटर वेपर in the air touches a cold surface and changes back into water droplets. Example, dew drops on plants or water of the outer surface of cold glass. सो ये क्या है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तब होता है जब हवा में मौजूद वाटर वेपर किसी कोल्ड सरफेस से मिलती है वो और वापस लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। मतलब पहले क्या हुआ, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन तब होता है जब हवा में मौजूद वाटर वेपर किसी कोल्ड सरफेस से मिलती है और वापस लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। जब वाटर वेपर ठंडी चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। एग्जांपल, अगर आपके ग्लास पर पानी दिख रहा है तो वो कंडेंसेशन का रिजल्ट है। या फिर सुबह की ड्यू ड्रॉप्स भी कंडेंसेशन का एग्जांपल है। आई होप ये आपको क्लियर है। आइए आगे के पॉइंट्स को रीड करते हैं। सो कंडेंसेशन, व्हेन वाटर वेपर from the air comes in contact with a cold water surface, it changes into water droplets. Example, water droplets form on the cold surface of a glass tumbler. Important note, water is not seeping from the glass. Water is collecting on the surface of the glass due to condensation. The water is not directly leaking from the glass. Instead, the water vapor in the air is condensing and forming droplets on the surface of the glass. So इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। सो कंडेंसेशन, जब वाटर वेपर जल वाष्प हवा से कोल्ड सरफेस यानी कि ठंडी सरफेस पर आता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। एग्जाम्पल, कांच की गिलास यानी कि ग्लास टम्बलर की कोल्ड सरफेस पर पानी की बूंदें बन जाती हैं। इम्पोर्टेंट नोट जो यहाँ पे मेंशन है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो वाटर इज़ नॉट सिपिंग यानी कि जल नहीं रिस रहा है, यानी कि फ्रॉम द ग्लास, मतलब हमने ये चीज़ अभी पढ़ी, वाटर इज़ नॉट सिपिंग फ्रॉम द ग्लास, है ना। जो पानी है वो क्या हो रहा है, मतलब जो पानी है वो सिप नहीं हो रहा है ना। वाटर इज़ कलेक्टिंग ऑन द ग्लास सरफेस ड्यू टू कंडेंसेशन। इसका मतलब है पानी डायरेक्टली ग्लास से नहीं निकल रहा है बल्कि हवा के वाटर वेपर से कंडेंसेशन हो रही है और वो ग्लास पर बूंदें बन रही हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। आइए हम ये जो हमें दिया गया है फिगर इसको समझते हैं। सो बेसिकली इस फिगर में हमें क्या बताया गया, आप इसे रीड कर सकते हैं, है ना। मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो आइए इस फिगर को रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी। द डेली ह्यूमिडिटी डाटा फॉर योर एरिया इज़ रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स एंड अदर सोर्सेस। Compile the data for the year and study any patterns if present. So आइए इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में वाटर वेपर का अमाउंट। जब हवा में ज़्यादा पानी की बूंदें होती हैं होती हैं तो उससे हाई ह्यूमिडिटी कहते हैं, और जब कम होती है तो उसे लो ह्यूमिडिटी, है ना। तो जब कम होती है तो लो ह्यूमिडिटी होती है ना। नाउ डेली ह्यूमिडिटी आइडिया, इसमें हमें डेली ह्यूमिडिटी आइडिया भी पूछा है। तो डेली ह्यूमिडिटी आइडिया आपके एरिया का न्यूज़पेपर और दूसरे सोर्सेस में रिपोर्ट होता है। इस डाटा को आप क्या कर सकते हैं, इस डाटा को आप पूरे साल के लिए कंपाइल यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं और फिर पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं। पैटर्न्स का मतलब है कि आप देख सकते हो कि किस महीने या सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे मॉनसून में, या कम होती है या कब कम होती है, जैसे विंटर्स में। एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो आप एग्जांपल में आप हर दिन का ह्यूमिडिटी डाटा नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि समर में हवा ज़्यादा ह्यूमिड होती है जबकि विंटर में ह्यूमिडिटी कम होती है। इससे आपको एक पैटर्न समझ में आ सकता है।
आई होप ये आपको क्लियर है। आइए हम आगे के पॉइंट्स को रीड करेंगे और इसको एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, है ना। So now students, we read different states of matter. Water exists in all three states. Number 1, ice, solid state, ठोस अवस्था, fixed shape, and second point, does not flow. And we read all the points, then we discuss its explanation. Second point, water, liquid states, flow and change shape, no fixed shape. Third point, water vapor, gaseous state, no fixed shape, spreads out in the entire available spaces. So आइए मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, पानी की अवस्थाएं। वाटर 3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। नंबर 1, हमने आइस क्या होता है, आइस सॉलिड होता है, इसका एक फिक्स्ड शेप होता है और ये नहीं बहता यानी कि फ्लो नहीं करता। वाटर क्या होता है, लिक्विड, ये क्या है, ये फ्लो करता है और अपना शेप बदलता है। वाटर वेपर क्या होता है, ये गैस होती है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और ये पूरी स्पेस में फैल जाती है। आई होप ये आपको क्लियर है। So now student, melting and freezing. Number 1 point, melting, solid to liquid. Example, ice melts and turns into water. Second point, freezing, liquid to solid. Example, water freezes and turns into ice. So basically ये क्या होता है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा मेल्टिंग यानी कि पिघलना। सो सॉलिड टू लिक्विड, है ना, ठोस से द्रव में परिवर्तन होना। एग्जाम्पल, आइस, है ना, मतलब बर्फ़ पिघल कर पानी में बदल जाता है, वाटर में बदल जाता है। और सेकेंड हमने पढ़ा फ्रीजिंग, है ना, हिमीकरण। इसमें क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड यानी कि द्रव से ठोस में परिवर्तन होना। एग्जाम्पल हमने पढ़ा पानी यानी कि वाटर जब ठंडा होता है तो वो आइस यानी कि बर्फ़ में बन जाता है, मतलब बर्फ़ बन जाता है वो। आई होप ये आपको क्लियर है। सो अब हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन्स ऑफ स्टेट्स, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं इंटर कन्वर्जन, इस स्टेट्स को हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमें लिक्विड, गैस और सॉलिड दिया गया है। आइए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो पहले क्या होता है, सो देखिए आप यहाँ पर हमें दिया गया है फ्यूज़न, है ना। सो फ्यूज़न में क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, है ना। फ्यूज़न में हम पढ़ते हैं सॉलिड टू लिक्विड यानी कि द्रव, ठोस से द्रव में बदलना। एग्जाम्पल, जब आइस पिघल कर पानी बन जाता है यानी कि आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। सेकेंड हम पढ़ते हैं क्या है ये, सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सॉलिडिफिकेशन, ठोस से ठोस में परिवर्तन यानी कि लिक्विड टू सॉलिड। अब क्या बन रहा है, ये लिक्विड टू सॉलिड बन रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, द्रव से ठोस में बदलना यानी कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ तो क्या होता है, पानी जब ठंडा होता है तो वो बर्फ़ में बदल जाता है यानी कि वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, है ना। सो अब हमें दिया गया है क्या है, अब हम पढ़ते हैं लिक्विड टू गैस यानी कि लिक्विड से गैस में बदलना, है ना। लिक्विड से गैस में बदलने को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। लिक्विड टू गैस में बदलने को हम कहते हैं वाष्पीकरण, द्रव से गैस में बदलना। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो पानी को गर्म करने पे वो बबलिंग करके गैस बन जाता है, वाटर बॉइल्स एंड टर्न्स इनटू स्टीम। अब हम पढ़ते हैं गैस टू लिक्विड। अब क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सो जब गैस टू लिक्विड में चेंज होता है, इसमें क्या है, जब गैस से द्रव में बदलना, है ना। मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जब गर्म ग्लास पर ठंडी बूंदें बन जाती हैं, है ना, क्या है, गर्म ग्लास पर ठंडी बूंदें बन जाती हैं, ये कंडेंसेशन है। वाटर वेपर ऑन अ कोल्ड ग्लास फॉर्म ड्रॉपलेट्स। अब क्या है, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। अब क्या बन रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में परिवर्तन होना यानी कि ठोस से सीधा क्या है, ठोस से सीधा गैस में बदलना। एग्जांपल बताऊँ तो जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं, है ना, नैप्थलीन बॉल्स जो डायरेक्टली सॉलिड गैस बन जाती हैं बिना लिक्विड स्टेट के। नैप्थलीन बॉल्स डायरेक्टली टर्न्स इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। अब क्या हो रहा है, अब गैस टू सॉलिड, है ना, गैस से क्या हो रहा है, गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है। सो इसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, है ना। गैस टू सॉलिड डायरेक्टली यानी कि गैस से सीधा ठोस में बदलना। एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आइस फॉर्मेशन ऑन अ कोल्ड सरफेस फॉर्म वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि क्या है, गैस डायरेक्टली फॉर्म्स कर रहा है सॉलिड आइस में विदाउट बिकमिंग लिक्विड, मतलब बिना लिक्विड बने वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है,
है ना, सॉलिड में, है ना। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक अलग से इसके बारे में वीडियो डिटेल में प्रोवाइड करा दूँगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, कूलिंग इफ़ेक्ट, है ना, इसको रीड करते हैं। सो फर्स्ट हमें दिया गया है इवापोरेशन, वाष्पीकरण कॉजेस कूलिंग, मटका और earthen pot, matka. When water separates from the surface of the earthen pot, it cools down the water inside. So basically ये क्या होता है, evaporation, है ना, वाष्पीकरण, causes cooling. पहला हमने पढ़ा मटका, है ना, ये क्या आता है, जब पानी मटका से इवापोरेट होता है तो वो पानी को ठंडा कर देता है। वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द पोट्स एंड कूल्स द वाटर इनसाइड, जैसे कि हमने अभी रीड किया। आइए आगे के पॉइंट्स को रीड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट है सुराही। सिमिलरली वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम सुराही, ट्रेडिशनल वाटर कंटेनर्स लीडिंग टू कूलिंग। आइए हम सभी पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। नाउ थर्ड है कूलर। वाटर इवापोरेटिंग फ्रॉम द कूलर सरफेस कूल्स द एयर अराउंड इट। एंड लास्ट वन विच इज़ saucer, थाल। When water evaporates from a saucer, it cools the surroundings. So basically ये पॉइंट्स जो हमने रीड किए, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड हमने पढ़ा था सुराही, ठीक है। सुराही से भी पानी इवापोरेट्स होता है, जिससे क्या होता है, जिससे वो ठंडा होता है ना। क्या हो रहा है, ये सुराही से हमने पढ़ा, सुराही से भी पानी इवापोरेट होता है जिससे वो ठंडा होता है। और हमने पढ़ा था कूलर, है ना, कूलर में पानी से इवापोरेशन होती है जो सराउंडिंग एयर को ठंडा करती है। हमने लास्ट वन पढ़ा था सोशर, यानी कि थाल। अगर पानी सोशर पर है ना, मतलब अगर पानी थाल पर हो तो इवापोरेशन से वो ठंडा हो जाता है ना। सो नाउ स्टूडेंट वी रीड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इसको रीड करते हैं। सो आइए हम इन सभी पॉइंट्स को रीड करेंगे, देन इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया। लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवापोरेशन कॉजिंग मोर कूलिंग। सेकेंड है विंड स्पीड। हायर विंड स्पीड increases evaporation rate leading to more cooling. Third point, which is humidity. Low humidity, less moisture in the air increases evaporation and causes more cooling. And fourth one, which is temperature. Higher temperature speeds up evaporation and enhances the cooling effects. So basically आइए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या होते हैं। जैसे कि हमने रीड किया फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, वाष्पीकरण एंड कूलिंग। सो बेसिकली ये क्या होता है, सो हमने पहला पढ़ा था सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा जो कूलिंग को बढ़ाता है ना, यानी कि मोर सरफेस एरिया इक्वल्स टू मोर इवापोरेशन इक्वल्स टू मोर कूलिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट विच इज़ हमने पढ़ा था, क्या है ये, विंड स्पीड। ज़्यादा हवा चलती है तो इवापोरेशन फास्ट होता है और कूलिंग बढ़ती है, यानी कि हायर विंड स्पीड इंक्रीजेस इवापोरेशन लीडिंग टू मोर कूलिंग। थर्ड पॉइंट ह्यूमिडिटी। कम मॉइस्चर इन एयर से इवापोरेशन तेज़ी से होती है और ज़्यादा कूलिंग होती है। यानी कि क्या होता है, लेस ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू मोर इवापोरेशन इक्वल्स टू मोर कूलिंग। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर यानी कि क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर से इवापोरेशन फास्ट होती है और कूलिंग इफेक्ट बढ़ता है, यानी कि हायर टेम्परेचर स्पीड्स ऑफ इवापोरेशन एंड एनहेंसेस कूलिंग। क्या है ये, हायर टेम्परेचर्स स्पीड्स ऑफ इवापोरेशन एंड एनहेंसेस कूलिंग। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे इस सेशन का लास्ट स्लाइड है, वाटर साइकिल। आइए इसको डिस्कस करते हैं वाटर साइकिल के बारे में। सो द वाटर साइकिल, जल चक्र, इज़ द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन above and below the surface of the earth. It has 4 main stages. So basically number 1 evaporation, condensation, precipitation and collection। हमने ये रीड किया, evaporation, है ना, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। सो बेसिकली आइए हम इनको समझते हैं। तो पहला हमने पढ़ा है इवापोरेशन, है ना। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, है ना। वाष्पीकरण में क्या हो रहा है, वाटर फ्रॉम ओशियंस, रिवर एंड लेक्स टर्न इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन। सो इसमें क्या होता है, ये वाटर वेपर एयर में ऊपर उठता है, वाटर इवापोरेट्स इनटू द एयर। मतलब हम जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है, ओशियन से
समुद्र से, झीलों से, ये पानी क्या होता है वहाँ से ऊपर उठता है और फिर वो क्या करता है, इवापोरेट्स होता है कहाँ पर, एयर में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। नाउ हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कंडेंसेशन। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही वाटर वेपर ऊपर जाता है एयर ठंडी हो जाती है। जब हवा कूल होती है तो वाटर वेपर कंडेंस होता है और क्लाउड्स ड्रॉपलेट्स बनाता है। ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड्स बना देते हैं, है ना। क्या करते हैं ये क्लाउड्स ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड्स बना देते हैं। सो जो वाटर वेपर कूल्स एंड टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म क्लाउड्स। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन, है ना। इसमें क्या होता है, जब क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं तो वो रेन, स्नो और हेल के फॉर्म में अर्थ में गिरते हैं। ये प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्लाउड्स ड्रॉपलेट्स कंबाइन एंड फॉल बैक टू अर्थ एज रेन। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ से डिस्कस किया। बेसिकली क्या हो रहा है, कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, इवापोरेशन कैसे हो रहा है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इवापोरेशन में हमने समझा कि क्या हो रहा है, जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है, पानी आता है एक और रिवर, इनसे पानी जो होता है वेपर की फॉर्म में आता है और वो ऊपर उठता है ना, ऊपर उठता है। देन जो क्या होता है, पानी इवापोरेट्स होता है एयर में, है ना। सेकंड पॉइंट में हमने समझा कि क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। हमने यहाँ पे कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा कि इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन में जैसे ही वाटर वेपर ऊपर जाता है ठंडी एयर हो जाती है। मतलब जैसे कि वाटर वेपर ऊपर आसमान में जा रहा है तो वो जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है। जब हवा कूल होती है तो वाटर वेपर कंडेंस होता है और क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनाता है ना। क्या बना रहा है, क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनाता है। ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड्स बना देते हैं, है ना। देखिए क्या हो रहा है, ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स मिलके एक क्लाउड बना दे रहे हैं ना। फिर क्या होता है, लेटर दिस क्लाउड ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस रेनफॉल, स्नो एट्सेट्रा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाद में ये क्या होते हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, मिलके क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन में जब क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं तो वो रेन, स्नो, है ना, के फॉर्म में अर्थ पर गिरते हैं, है ना। ये प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है, क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एंड फॉल बैक होते हैं अर्थ पे। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें आपको सभी यूट्यूब के लिंक अवेलेबल होंगे और हमारी सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हमने सभी क्लासेस के आई थिंक बहुत सारे डेज़ कंप्लीट करा दिए हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स को बहुत इजी वे में समझा है और आपको वो बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू एवरीवन।